नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं। देखो 7 स्तंभ लेख हैं। शिलालेख कितने हैं? 8, जो कि 14 हैं, लेकिन 8 स्थानों से मिले हैं। लेकिन उसके स्तंभ लेख कितने हैं? 7, जो ब्राह्मी में है। जो प्रयाग स्तंभ लेख, यह कौशाम्बी में स्थित है। इस स्तंभ लेख में अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। प्रश्न बन सकता है कि अशोक के किस स्तंभ लेख को अकबर इलाहाबाद में लेकर स्थापित कर दिया उसने? तो प्रयाग स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा वाला, ठीक है। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली टोपरा का दिल्ली में लाया गया, मेरठ वाला भी दिल्ली में लाया गया। चौथा है रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की। चौथा है लोरिया अरेराज, चंपारण में है भी। पांचवा है लोरिया नंदलगढ़, ये भी चंपारण में है, ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? तो कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमिंदेई का अभिलेख है। सबसे छोटा कौन सा है? रोमिंदेई। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। किस अभिलेख में भू राजस्व की दर घटाने की मांग की गई? कौन से? रोमिंदेई अभिलेख में, ठीक है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। सबसे लंबा कौन सा है? 7वां। सबसे छोटा कौन सा है? रोमिंदेई। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किसमें कहा गया? तो प्रथम शिलालेख में। अशोक का शार कुन्हा या कंधार अभिलेख ग्रीक और आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कंधार अभिलेख किस भाषाओं में है? तो ग्रीक और आर्मेयिक भाषाओं में है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। मतलब मुख्यमंत्री और पुरोहित जो भी कार्य करते थे उसका निरीक्षण कौन करता था? उपधा परीक्षण करता था। देखो अशोक के समय के 5 प्रांत थे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला था उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग राज्य की राजधानी थी तोशली। दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। प्राची या पूर्व प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ये प्रश्न आ भी सकता है कि अशोक के समय के 5 प्रांत थे, जैसे हमें समय अभी वर्तमान में 28 प्रांत हैं, तो उसी समय अशोक के समय कितने थे? 5 थे। उनकी राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। जो शीर्ष का अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था, जिसे महापात्र भी कहा जाता था, ठीक है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ कहा जाता था और या तीर्थ कहा जाता था, जिसे अशोक ने क्या नाम दिया? महामात्र का नाम दिया। इनकी संख्या 18 बताई गई। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। अर्थशास्त्र में चर किसे कहा जाता था? तो जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या, प्रांत अभी बताया मैंने 5 थी। प्रांतों को क्या कहा जाता था? अशोक चक्र कहा जाता था, ठीक है। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांतों के प्रशासक, प्रांतों को तो चक्र कहा जाता था, लेकिन जो उसका वहां का प्रशासक होता था, कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। 3 नामों से प्रांत के प्रशासक को पूछा जाता था, कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक के नाम से कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, जो विषयपद के अधीन होता था। जो प्रांत अभी वर्तमान में जिले हैं, मौर्यों के बाद उसे क्या कहा गया? विषय कहा गया। विषय के अधिकारी को विषयपद कहा गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी नोट बनाने हैं आपने। जो अर्थशास्त्र में 18 अमात्यों की चर्चा मिलती है, उनमें पहला था मंत्री। मंत्री मतलब होता था प्रधानमंत्री। पुरोहित धर्म और दान विभाग का प्रधान। सेनापति सेना विभाग का प्रधान। युवराज राजपुत्र। दौहारिक राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वेदेशिक अंतपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता। संधिदाता राजकीय कोष का अध्यक्ष।
प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, प्रतिष्ठित कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। ये 18 अमात्य अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। अब आता है प्रशासक में सबसे छोटा होता था गोप, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जिसमें 6 समितियों में विभाजित था। जो किसमें 6 समितियों में, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमाई किसका कार्य करता था? मार्ग निर्माण। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक तथा 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। किसने कहा? जस्टिन ने। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को लौट डाला। जस्टिन ने कहा, यही बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाली अधिकारी को नायक कहा जाता था। जो 5 समितियां थी मेगास्थनीज में, प्रथम उद्योग और शिल्प का कार्य करती थी, दूसरा विदेशियों की देखरेख, तीसरा जन्म मरण का विवरण, चतुर्थ व्यापार और वाणिज्य की देखभाल, 5वां निर्मित वस्तुओं की बिक्री और 6वां बिक्री कर वसूल करता था। सेना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिमी नामक यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सेना तथा 3 लाख घुड़सवार और 9,000 हाथी बताए। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्व नामक अमात्य के अधीन था। चंद्रगुप्त मौर्य अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, तथा एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाली गुप्तचर को शस्ता कहा गया। शस्ता एक ही स्थान पर गुप्तचर होता था, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को क्या कहते? संचार कहते थे। अशोक के समय जनपदी न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। मतलब जनपद में जो न्यायाधीश है राजुक। सरकारी भूमि को शीता भूमि कहा गया। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा गया? शीता भूमि कहा गया। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अवैध मात्रा कहा गया। बिना वर्षा की अच्छी खेती को क्या कहा गया? अवैध मात्रा कहा गया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? तो 7 वर्गों में बांटा। ठीक है, वो थे दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूप जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की। मौर्य शासक 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। भागवत पुराण के अनुसार कितने राजा हुए? तो 10 राजा हुए। मौर्यों ने कितने वर्ष तक शासन किया? 137। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। वायु पुराण ने 9 बताए, भागवत पुराण ने 10 बताए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध में शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो पहला मगध में सबसे प्राचीन वंश का नाम बताएंगे बृहदर्थ, दूसरा वंश हर्यक, तीसरा वंश शिशुनाग, चौथा वंश नंद, 5वां वंश मौर्य और 6वां वंश शुंग। यदि क्रम आपके पास होना चाहिए तो सबसे प्राचीन बृहदर्थ, लेकिन मौर्य वंश का अंतिम, क्लू दे रहा हूं आपको, मौर्य वंश का अंतिम शासक भी बृहदर्थ था। ठीक है, इसकी हत्या इसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जिससे एक नए राजवंश की स्थापना हुई, उसका नाम हुआ शुंग वंश। ये ब्राह्मण साम्राज्य कहलाया। इसके बाद मौर्य वंश के बाद जितने साम्राज्य आए 3-4, वो ब्राह्मण साम्राज्य आए। ठीक है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।